बहुत सालों पहले ब्रिटेन के ईस्टर्न हिस्से में एक ट्राइब थी जिसका नाम था आइसिनाई ट्राइब। इस ट्राइब के लीडर थे किंग प्रेसूटागुस। ये एक छोटी सी ट्राइब थी जो रोमन एम्पायर के साथ जुड़ी हुई थी, बट टेक्निकली रोमन एम्पायर इस ट्राइब के ओनर नहीं थे। फिर साल 60 CE में जब किंग प्रेसूटागुस की मौत हो गई, उसके कुछ ही दिनों के बाद एक रोमन मंत्री ने एक छोटी सी रोमन फौज की टुकड़ी को क्वीन के दरवाजे पे भेजा। इन सोल्जर्स ने किंग के राजमहल में पहुंच के लूट पाट मचाना शुरू कर दिया और जो भी लोग आसपास मिल रहे थे उनको मारना या उनको कैद करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो ट्राइब के लोगों के घर में गए, वहां पे भी लूटपाट मचाई और बहुत लोगों को मारा। ये सब कुछ करने के बाद वो रोमन सोल्जर्स वापस राजमहल में आए और रानी से कहा कि हमारे एम्पायर ने तुम्हारे राजा को अपने राज को चलाने के लिए कुछ पैसे दिए थे, वो लोन हमको अभी वापस करो। अब समस्या ये थी कि ये रोमन सोल्जर्स ऑलरेडी राजमहल को लूट चुके थे, तो रानी के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं था। तो इसी वजह से पनिशमेंट देने के लिए रोमन सोल्जर्स ने रानी को खींच के राजमहल से बाहर निकाला और सब लोगों के सामने रानी को कोड़े मारे और इसके बाद उनकी बेटियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। रोमन सोल्जर्स का ये कहना था क्योंकि ये ट्राइब इनडायरेक्टली रोमन कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ की सारी चीज़ें रोमन्स की होनी चाहिए। जब कोई क्रांति या रेवोल्यूशन होता है तो जनरली उसको पनपने में बहुत सालों लग जाते हैं, कई बार दशक लग जाते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। पर कुछ क्रांति ऐसी होती हैं जिनको पनपने में कुछ महीने या कुछ दिन लगते हैं। रोमन्स ने जो आइसिनाई ट्राइब के लोगों के साथ किया था, इसके वजह से भी एक क्रांति हुई और इस क्रांति की लीडर थी खुद उनकी क्वीन बूडिका। और क्वीन ने एक ऐसी क्रांति की जिसको रोमन्स आने वाले सेंचुरीज तक भुलाने लगे। कहानी शुरू होती है रोमन एम्पायर से। जैसे अभी साल 2025 चल रहा है, इसको आप 2025 CE भी कह सकते हो। CE मतलब होता है कॉमन एरा या फिर करंट एरा। तो अगर आप यहाँ से एक साल पहले जाते हो तो पिछला साल था 2024 CE, फिर 2023 CE, ऐसा पीछे जाते रहो तो आप पहुँच जाओगे 21 CE तक। अब 1 CE के फिर और पीछे जाओगे तो आपको आता है 1 BC, फिर 2 BC, 3 BC। तो ऐसे रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी 27 BC में। अब रोम और उनमें रहने वाले रोमन्स इसके पहले भी थे, पर उसके पहले ये एक संगठन था, एक तरह का रिपब्लिक था, एक एम्पायर नहीं था। एम्पायर ये बना 27 BC में। अब किसी भी एक बड़े एम्पायर का हमेशा एक सपना होता है कि अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को जितना हो सके बढ़ा सके। तो रोमन्स भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थे, वो भी चाहते थे कि पूरी दुनिया पे राज करें। अब उस टाइम पे रोमन एम्पायर ने अपने आसपास के बहुत सारे रीजन्स को अपने में मिला लिया था और इसीलिए अब उनका नेक्स्ट टारगेट था ब्रिटिश आइल्स, यानी आज के टाइम पे जहाँ पे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड ये सारे एरियाज हैं, उन सारे एरियाज को अब रोमन्स को कैप्चर करना था। और ऐसा करने के लिए रोमन्स ने ब्रिटिश आइल्स को बहुत बार इन्वेड भी किया था। इन इन्वेजन्स की शुरुआत हुई थी 55 BC में, जब रोमन जनरल जूलियस सीजर ने ब्रिटिश आइल्स को इन्वेड किया। जब क्लॉडियस रोमन एम्परर बने तो इन्होंने इस बात को प्रायोरिटी बना लिया कि हमको ब्रिटिश आइल्स को सब्जुगेट करना है, मतलब रोमन एम्पायर में मिलाना है। इसीलिए क्लॉडियस ने पहले अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को ब्रिटिश आइल्स में भेजा और एक्सेटर के हिस्से तक पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसके बाद 47 CE में उन्होंने वेल्स के एरिया को पूरी तरह सब्जुगेट करने के लिए, यानी रोमन एम्पायर में मिलाने के लिए एक नया एक्सपीडिशन शुरू किया। पर इस कैंपेन में उनको कुछ तकलीफें आई जिसकी वजह से उन्होंने इस कैंपेन को छोड़ दिया। फिर इसके 7 साल के बाद यानी 54 CE में क्लॉडियस का मर्डर हो गया और उनके बाद अब रोमन एम्परर बने नेरो। नेरो ने जो वेल्स का कैंपेन क्लॉडियस ने छोड़ दिया था उसको वापस रिज्यूम किया और कहा कि वेल्स को हम पूरी तरह रोमन एम्पायर में मिलाएंगे। इस काम में उनको 6 साल लग गए और फाइनली 60 CE में रोमन जनरल गायस पॉलिनस अब एक ऐसे पोजीशन पहुंच गए जहां से वो वेल्स को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर सकते थे। उन्होंने जस्ट अभी वेल्स के नॉर्थ ईस्ट में एक आइलैंड को इन्वेड भी कर दिया था, पर तभी उनको खबर मिली कि आइसिनाई के रीजन में एक क्वीन है बूडिका नाम की, वो एक रेबेलियन को लीड कर रही है और रोमन सोल्जर्स की हालत खराब कर रही है। ये रेबेलियन इतना भयानक था कि इसके वजह से पॉलिनस को अपने कैंपेन को रोकना पड़ा और सारे रोमन एक्सपीडिशंस उस समय के लिए बंद हो गए। बूडिका और उनके आइसिनाई ट्राइब के लोग ईस्ट एंग्लिया के निवासी थे, जो प्रेजेंट डे में नॉर्फोक, सफोक और कैम्ब्रिज शहर के एरियाज में पड़ता है। आइसिनाई ट्राइब एक वॉरियर ट्राइब थी, यानी इसके जो निवासी थे उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ देखी थी और इसी वजह से इनको अपनी आज़ादी से बहुत लगाव था। ये आज़ादी को बहुत वैल्यूबल मानते थे और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे और इसी वजह से बाकी ट्राइब के कंपैरिजन में इस ट्राइब को हराना और सब्जुगेट करना उतना आसान नहीं। पर उस टाइम पे रोमन एम्पायर एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर था और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। रोमन लीजनर्स बेहतर डिसिप्लिन थे और उनके पास बेहतर इक्विपमेंट था। तो ये बात तो क्लियर थी कि एक सेट बैटल में एक रोमन लीजन को हराना बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये वो टाइम था जब रोमन एम्परर थे क्लॉडियस और वो इस एरिया में आसपास की ट्राइब्स को हरा के रोमन एम्पायर में मिला रहे थे। तो 43 CE में आइसिनाई ट्राइब के लीडर किंग प्रेसूटागुस ने कुछ रोमन लीडर्स को अप्रोच किया
और कहा कि हम आपके साथ एक अलायंस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये था कि वो रोमन्स के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे और उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। इसके बदले में उनको रोमन्स को मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से हेल्प भी करनी पड़ती। बदले में रोमन्स को क्या करना था, उनको ये वादा करना था कि उनको इस ट्राइब पे वो कभी हमला नहीं करेंगे और इनके किंग प्रोसूटागुस अपनी ट्राइब के ऊपर कंट्रोल बना के रख सकते हैं। ये अलायंस, ये अरेंजमेंट 4 साल तक चला, पर उसके बाद एक रोमन गवर्नर पब्लियस कैपुला को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि कैसे हम इस पूरे एरिया पे एक तरह से राज कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, और हमारे राज के बीच में एक छोटी सी ट्राइब है, ये हमारे साथ अभी भी नहीं है, हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। ये ऐसी बात थी कि इनके पास एक बहुत बड़ा केक था और बीच में एक खूंटे की तरह एक कांटा निकला हुआ था आइसिनाई ट्राइब का। इसी वजह से फिर 47 सीई में रोमन्स ने आइसिनाई ट्राइब के किंग को ये ऑर्डर दिया कि आप अपनी ट्राइब को डिसआर्म करो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ट्राइब के निवासियों के पास वेपन्स नहीं होने चाहिए और वो किसी भी तरह से हमसे लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होने चाहिए। अब ये बात आप किसी ऐसी ट्राइब को कहते हो जिसको आप जीत चुके हो, तो वो तो आपकी बात मानेगा ही, पर आपने बात कही थी एक ऐसी ट्राइब को जो अभी टेक्निकली स्वतंत्र थी, आज़ाद थी, और उसके ऊपर से ये एक वॉरियर ट्राइब थी, और इनको आप कह रहे हो कि अपने वेपन्स छोड़ दो। तो ये बात किंग को और उनके निवासियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर रोमन्स के साथ लड़ाई की। इस लड़ाई में ऑब्वियसली आइसिनाई ट्राइब के लोग रोमन्स को हरा तो नहीं सकते थे, पर इस लड़ाई में उन्होंने दोनों साइड पे बहुत नुकसान देखा, बहुत लोग मारे गए। तो इसी वजह से इस लड़ाई के बाद 2 मेजर चेंजेस हुए। पहला चेंज तो ये हुआ कि रोमन्स ने कहा कि ठीक है, आप अपनी स्वतंत्रता को रख सकते हो और किंग ही आपकी ट्राइब के ऊपर राज करेंगे। पर दूसरी तरफ अब आइसिनाई ट्राइब के लोग रोमन एम्पायर के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनकी प्रजा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आइसिनाई ट्राइब के लोगों को रोमन्स को टैक्स देना था, और उसके ऊपर से एक ये भी डील हुई कि इस ट्राइब के कुछ निवासी रोमन एम्पायर के अमीर लोगों के घरों पे गुलामी भी करेंगे। तो ये सेटअप आइडियल तो नहीं था राजा के लिए, पर उन्होंने फिर भी इस डील को एक्सेप्ट किया और कुछ और सालों तक शांति से सारी बातें चली। पर ये वो शांति थी जो तूफान के पहले आती है। जब 60 सीई में राजा की मौत हुई तो एक बार फिर से एक बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा हुआ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, जब राजा की मौत हुई तो एक रोमन फौज की टुकड़ी क्वीन के दरवाजे पे पहुंची और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। रोमन आर्मी की टुकड़ी ने ये जो किया था इस ट्राइब के लोगों के साथ, उसका एक मकसद था, ये जो ट्राइब है जो अपने पे बहुत अहंकार करती है कि वॉरियर ट्राइब है, इनको अगर हम नीचा दिखा दें, इनको हम हरा देंगे और इनके साथ ये बर्ताव करेंगे, तो जो आसपास की ट्राइब्स हैं जो इस ट्राइब को बहुत हीरो मानती है, इनके मन में दहशत हो जाए और ये सारा जो रीजन है ये रोमन एम्पायर के सामने खड़े होने की जरूरत ना करे। रोमन से सोच रहे थे कि उनकी इस हरकत की वजह से क्वीन डर जाएगी और चुपचाप रोमन्स की बातों को मान लेगी। इस घटना का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। क्वीन बुडिका का हौसला टूटना तो छोड़ो, इस घटना की वजह से जो रोमन एम्पायर के खिलाफ वो विद्रोह करना चाह रही थी, वो चट्टान की तरह वो इरादा मजबूत हो गया। ऐसा कहना गलत होगा कि रोमन सोल्जर्स ने जो क्वीन बुडिका, उनकी बेटियों और उनके ट्राइब के निवासियों के साथ जो बदसलूकी की थी, उसके वजह से उन्होंने क्रांति कर दी। ऐसा नहीं था। इसके पहले भी रोमन एम्पायर इस रीजन में जो राज कर रहे थे, उनका जो टैक्स कलेक्शन का तरीका था, जो अत्याचार कर रहे थे, उससे आसपास की ट्राइब्स ऑलरेडी नाखुश थी। पर ये एक बारूद का ढेर बना हुआ था, और ये जो उन्होंने क्वीन बुडिका के साथ किया, उस घटना ने इस बारूद के ढेर पे एक चिंगारी का काम किया। क्वीन बुडिका ने अपने आसपास की कुछ ट्राइब्स को अपने साथ मिलाया और फिर फाइनली जब उन्होंने रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत की तो उनके पास कहते हैं कि 1 लाख सोल्जर्स थे। ध्यान रखिए कि जो रोमन आर्मी थी उसके जो फौजी थे, जो लीजनियर्स थे, वो लड़ते थे अपने एम्पायर के इंटरेस्ट के लिए, मतलब अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो आइसिनाई ट्राइब थी और जो बाकी ट्राइब्स के जो वॉरियर्स थे, वो लड़ रहे थे अपनी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऑनर को डिफेंड करने के लिए। तो हमेशा ऐसे केस में जब आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हो तो उस साइड का पलड़ा भारी होता है। उसके ऊपर से बुडिका टोटल वॉर करने के लिए तैयार थे। मिलिट्री की भाषा में टोटल वॉर का मतलब होता है जब आप अपनी एनिमी की सिर्फ आर्मी के ऊपर नहीं, अपनी एनिमी की पूरी टेरिटरी के ऊपर, चाहे उसमें आर्मी हो चाहे सिविलियंस हो, सब के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। बुडिका ने सबसे पहले अपने वॉरियर्स के साथ कैमिलोडिनम कॉलोनिया पे अटैक किया। ये मॉडर्न डे कॉलचेस्टर है। यहाँ पे रोमन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज रहती थी। क्वीन बुडिका ने पहले ही कुछ जासूस इस रीजन में छोड़ के रखे थे और इसलिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे क्या सेटअप है, कितने फौजी जगह को डिफेंड कर रहे हैं। और जब इन्होंने हमला किया तो उनकी स्टाइल हिट एंड रन नहीं थी, वो हमला करके भागे नहीं, वो बहुत दिनों तक उन्होंने इस शहर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। जो रोमन्स उनको शहर में मिल रहे थे उन सबको मारा, उनकी सारी चीज़ों को लूट लिया। बुडिका के वॉरियर्स ने यहाँ पे जो उत्पात मचाया था, यहाँ से बच के एक रोमन मैसेंजर भाग के लॉन्डिनियम पहुंचा। लॉन्डिनियम यानी आज का लंदन। यहाँ पहुंच के इस मैसेंजर ने बताया कि क्वीन बुडिका और उनके वॉरियर्स क्या उत्पात मचा रहे हैं। अब इसके जवाब में
रोमन लीडर ने सिर्फ 200 रोमन लीजनियर्स की फौज को बूडिका के वॉरियर्स का सामना करने के लिए भेजा। अब ऑब्वियसली कहाँ लगभग लाख वॉरियर्स और ये 200 लीजनियर्स क्या ही करेंगे, तो ये 200 लीजनियर्स भी मारे गए। और अब बूडिका का नेक्स्ट टारगेट था लंदन। कोलचेस्टर से लंदन का डिस्टेंस था लगभग 113 किलोमीटर। और ये जो बूडिका की वॉरियर्स की जो पूरी एक ग्रुप उनका चल रहा था, उसके आगे एक एडवांस गार्ड चल रहा था। एडवांस गार्ड आपकी आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी होती है जो आपकी मेन आर्मी के आगे चलती है। इसका पर्पस होता है कि आगे जाके अगर कोई टेंशन है या कोई सेटअप है, कोई एम्बुश है, तो उसके बारे में आप मेन आर्मी को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो बूडिका के एडवांस गार्ड ने देखा कि आगे लगभग 5000 रोमन लीजियनर्स की एक टुकड़ी है। इनको भी बूडिका के वॉरियर्स ने हरा दिया और अब उनका रास्ता लंदन के लिए बिल्कुल साफ था। साल 60 सी जबकि ये बात है, तब लंदन एक मार्केट टाउन था और उसका साइज था लगभग 330 एकड़, जो कि उस समय एक रोमन शहर के लिए काफी बड़ा शहर था। अब लंदन के गार्ड्स को और लंदन के निवासियों को ये खबर मिल चुकी थी कि क्या भयंकर उत्पात मचाते हुए बूडिका और उसके वॉरियर्स आ रहे हैं, तो लंदन में भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे या फिर इससे बदतर। इस डर की वजह से जो बचे कुचे रोमन डिफेंडर्स लंदन में थे वो भी अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए। जब बूडिका और उनके वॉरियर्स लंदन पहुंचे तो बूडिका ने ऑर्डर दिया कि कोई भी रोमन दिखे तो उसको मार दो और पूरे लंदन में आग लगा दो। लंदन शहर की अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखो तो पूरे इतिहास में ऐसा 3-4 बार हुआ है जब लंदन में बड़ी बड़ी आग लगी है। तो ये भी एक ऐसा इंस्टेंस था जब लंदन में इतनी बड़ी आग लगी थी कि कहा जाता है कि पूरा शहर जल गया था। मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स थे सब धूल में मिल गए थे। इतनी भयंकर आग लगी थी और इतनी हीट जनरेट हुई थी कि कहा जाता है कि 10 इंच का हार्ड क्ले बन गया था वहां पे। और इनफैक्ट बहुत लोग भी मानते हैं कि लंदन में कहीं कहीं पे वो हार्ड क्ले आज भी नीचे नजर आता है। लंदन से 32 किलोमीटर दूर टूलामियम था, जहां पे आज सेंट एल्बंस है। ये था क्वीन बूडिका का नेक्स्ट टारगेट। अब इनके सामने था एक रोमन लीजन जिसमें लगभग 10,000 लीजनर्स थे और इनके लीडर थे गवर्नर सुटोनियस पॉलिनस। हालांकि क्वीन बूडिका एक जबरदस्त कॉम्बैट लीडर थी। उनके अंदर अपने वॉरियर्स के अंदर जोश और उत्साह और हिम्मत जगाने की काबिलियत थी, पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जहां बात करें यहाँ पे वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उनके मन में रोमन्स के लिए इतनी नफरत थी कि वो अब नेक्स्ट सेंट एल्बंस पे जाके वहां पे तहस नहस करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो अपनी बड़ी सेना को लेके इस 10,000 लीजनर्स की फौज पे भी हमला कर सकती थी, पर उन्होंने वहां नहीं गई। वो सेंट एल्बंस की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया। इसकी वजह से रोमन लीडर पॉलिनस को इतना टाइम मिल गया कि वो अपनी फौज को एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर पाए जहां पे सारा एडवांटेज उनके पास हो। इसी की वजह से उन्होंने अपने सारे लीजनर्स को एक स्लैंटिंग एक स्लोप के टॉप पे खड़ा किया। मतलब एक छोटा सा हिल था, उसके टॉप पे उनके सोल्जर्स खड़े हो गए और पीछे उनके घना जंगल था, ताकि कोई भी बड़ी फौज पीछे से उनके ऊपर हमला ना कर पाए। तो वो हाइट पे है और कोई भी फौज अगर आती है तो उनको सामने से ही हमला करना होगा, यानी नीचे से रोमन लीजनर्स की तरफ बढ़ना होगा। अब चाहे रोमन लीजनर्स इंडिविजुअली उतने अच्छे फाइटर नहीं होते, चाहे वो इंडिविजुअली एक एक फाइटर लड़े अगर, तो वो आइसिनाइट ट्राइब के वॉरियर से हार जाते, पर जब रोमन लीजनर्स एक यूनिट में फाइट करते थे, एक सेट बैटल में फाइट करते थे, तो जैसे मैंने आपको बताया उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और इस सिचुएशन में रोमन सोल्जर्स को वो चांस मिला जब उन्होंने अपनी पूरी यूनिट्स को सेट फॉर्मेशन में खड़ा कर दिया और वो हाइट पे भी थे। तो अब जब आइसिनाई वॉरियर्स को आना था तो उनको नीचे से ऊपर चढ़ते हुए इनके ऊपर हमला करना था। और आइसिनाई ट्राइब के वॉरियर्स के पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा इक्विपमेंट था, उनके पास कोई आर्मर नहीं था और वेपन्स के नाम पे उनके पास कुछ प्रोजेक्टाइल्स थे, वो स्लिंग शॉट से पत्थर मारते थे एनिमी के ऊपर। और ये सब कुछ अब उनको ऊपर की डायरेक्शन में करना था। जब बूडिका के वॉरियर्स रोमन लीजन्स के आमने सामने हुए और उन्होंने देखा कि वो हाइट पे है, तो बूडिका को इस लड़ाई से पीछे हट जाना चाहिए था। और उनको शायद लग रहा था कि उनके पास इतनी बड़ी फौज है, संख्या इतनी ज्यादा है सोल्जर्स की, कि वो लीजनर्स को हरा देंगे। और इसी वजह से लड़ाई शुरू होने से पहले ही बूडिका के वॉरियर्स एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे थे और इसी के साथ ये लड़ाई शुरू हुई। अब आइसिनाई वॉरियर्स नीचे से ऊपर चढ़ते हुए रोमन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर रहे थे। अब वो जो भी पत्थर मार रहे थे, प्रोजेक्टाइल्स फेंक रहे थे, इन सारे प्रोजेक्टाइल्स को आसानी से रोमन लीजनर्स अपने फैलेंक्स फॉर्मेशन की वजह से रोक पा रहे थे। फैलेंक्स फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स एक के साथ एक लिटरली कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और उनके सामने एक शील्ड रहती है, एक रेक्टेंगुलर सी शील्ड रहती है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर फायर हो रहा है उनके ऊपर तो इजीली उस फैलेंक्स को, उस फॉर्मेशन को भेद के अंदर सोल्जर्स को टच नहीं कर सकता। तो बहुत सारे आइसिनाई वॉरियर्स ने ऊपर चढ़ के रोमन्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर वो फैलेंक्स में खड़े थे और उनकी पोजीशन एडवांटेजेस थी। इसी वजह से आइसिनाई वॉरियर्स के सारे अटैक्स फेल हो रहे थे। और जब रोमन कमांडर ने देखा कि अब वो लोग थक रहे हैं और इनके अटैक्स खास सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तब रोमन्स ने यहाँ से अपने जैवलिन फेंकना शुरू किया। जैवलिन एक भाले की तरह दिखने वाला एक हथियार होता है और जब ये जैवलिन जाके ट्राइब के वॉरियर्स को लगने लगे तब ये वॉरियर्स भागना शुरू किया इन्होंने।
इनमें भगदड़ मच गई और ये देख के अब रोमन लीजनियर्स नीचे उतरे और दोनों तरफ से उन्होंने ट्राइब के वॉरियर्स को घेरना शुरू किया। ये जो मनूवर होता है इसको डबल एनवेलपमेंट या फिर पिंसर मूवमेंट भी कहते हैं मिलिट्री की भाषा में। और देखते ही देखते रोमन लीजनियर्स ने इन ट्राइब के वॉरियर्स को हरा दिया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 80,000 ट्राइबल वॉरियर्स मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि हालांकि क्वीन बूडिका इस लड़ाई में बच गई थी, बट यहाँ से निकलने के बाद आगे जाके उन्होंने जहर पी लिया। इस जीत के बाद ऐसा माना जाता है कि रोमन्स ने बचे हुए सोल्जर्स को सिस्टमैटिकली स्लॉटर किया। पर क्वीन बूडिका के इस रिवोल्ट की वजह से जिस तरह रोमन्स ब्रिटेन पे राज करते थे उसमें जरूर बदलाव आया। उनकी पॉलिसीज थोड़ी टॉलरेंट हुई और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और लिबरल लॉज बनाए। क्वीन बूडिका के इस रिवोल्ट की वजह से रोमन्स का ब्रिटेन के ऊपर राज जड़ तक हिल गया था और इसी की वजह से उन्होंने अपने बिहेवियर और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए। शायद इसी वजह से क्वीन बूडिका को आज भी ब्रिटेन में एक नेशनल हीरोइन माना जाता है जिन्होंने टिरेनी के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक बड़े विद्रोह को लीड किया। मैंने रोमन हिस्ट्री के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।